सभी को नमस्कार। मैं अविनाशी पांडे, आपका दोस्त पाठशाला सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? महादेश या महाद्वीप दोनों एक ही टर्म है। टोटल हमारी पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? तो हमारी पृथ्वी में टोटल 7 महाद्वीप है। तो उनमें से किसी एक महाद्वीप में इटली और जर्मनी आते हैं। तो इसको थोड़ा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि रफली डायग्राम बना लेते हैं सातों महाद्वीप के। ठीक है, ये जो 7 आपको दिख रहा है ये 7 महाद्वीप है। तो कौन कौन से महाद्वीप हैं? ये एशिया महाद्वीप, ये हो गया आपका यूरोप महाद्वीप, ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। मैप के जरिए से हमने ये जान लिया कि हमारे पास टोटल हमारी पृथ्वी में 7 महाद्वीप है, जिसमें से किसी एक महाद्वीप के अंदर इटली और जर्मनी है। तो इटली और जर्मनी जो है यहाँ कहीं पे पड़ता है, यहाँ पे आपका पड़ेगा इटली और यहाँ पे कहीं पे जर्मनी, ये 2 देश है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कौन से महाद्वीप में है इटली और जर्मनी, कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। तो इसका सही आंसर होगा यूरोप महाद्वीप। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां पे किस राजवंश का शासक था? तो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वहां जो राजा था उस राजा का नाम था लुई 16। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का शासक था उसका नाम था लुई 16। लुई 16 के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे लुई 16 को कब राजा बनाया गया था? तो इनको 1774 में वहां का राजा बनाया गया था। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? उस समय उनकी उम्र थी 20 वर्ष। महज 20 वर्ष की उम्र में उन्हें वहां का राजा बना दिया गया था। और लुई 16 किन राजवंश से ताल्लुक रखते थे? तो वो रखते थे बुर्बो वंश से। तो इसका सही आंसर होगा बुर्बो वंश। बुर्बो वंश के शासक थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति समय लुई 16। तीसरे क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? तो बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े, इससे जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बिस्मार्क था कौन। बिस्मार्क जो था वो था प्रशिया का प्रधानमंत्री। प्रशिया या प्रशा जो वहां के एक राज्य थे, इसको बोल सकते हैं आप। जर्मनी का ये एक राज्य था प्रशा। जर्मनी के 2 प्रमुख राज्य थे जिसमें से एक ऑस्ट्रिया था, एक प्रशिया था। तो प्रशा का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। इसका पूरा नाम था ऑटो फॉन बिस्मार्क। ऑटो फॉन बिस्मार्क। ऑटो फॉन बिस्मार्क। ऑटो फॉन बिस्मार्क। तो टोटल 3 युद्ध जो लड़े थे, इन्हें 3 युद्ध लड़के जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था 1871 में। अंत में इन्होंने फ्रांस को हरा के फिर जर्मनी का एकीकरण संभव किया था। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 1871 में क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस और जर्मनी के बीच एक संधि की गई थी, जिस संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट संधि। उसी के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जिसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बिस्मार्क ने। 5वां क्वेश्चन यह है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? तो उस समय जो ऑस्ट्रिया थी, जो बताया गया आपको, 2 जर्मनी के प्रमुख राज्य थे जो, उसमें ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मैटरनिक ने यह कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये उन्होंने क्यों कहा था? क्या है, उस समय फ्रांस में नेपोलियन का जो प्रभाव था, पूरे यूरोप में नेपोलियन का जो प्रभाव था उसको देखते हुए ऐसा कहा था ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मैटरनिक ने। तो ये था 5वें क्वेश्चन का आंसर, मैटरनिक। 6वां क्वेश्चन हमारा ये बोलता है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक की पुनर्स्थापना की गई थी? तो क्या हुआ था? 1814-15 में जब नेपोलियन हार गया, तो नेपोलियन हार गया, उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए यूरोप के जो सारे देश थे, सारे देशों के जो राजवंश थे,
राजदूत थे, उन्होंने मिलकर एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया पे। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना में, तो वहाँ पे बुलाई। तो वहाँ पे वियना कांग्रेस की स्थापना हुई और वहीं पे ये तय किया गया कि फिर से राजशाही शासक को लाया जाए। तो उस समय किस वंश की पुनर्स्थापना की गई? उससे पहले किस वंश का शासक था नेपोलियन से पहले? तो बुर्बो वंश का। तो बुर्बो वंश को ही वापस वहाँ पे लाया गया था। तो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? इसका सही आंसर होगा बुर्बो वंश। तो 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैरीबल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबल्डी जो था वो इटली का सेना का प्रमुख था या सेना नेता था। पेशे से सिपाही था, एक्चुअल में वो सैनिक नेता था या सेनापति, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये यहाँ पे रहता है कि भारत का गैरीबल्डी किसे कहा जाता है? तो भारत का गैरीबल्डी हम सबके प्यारे श्री सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, भारत का गैरीबल्डी। अगला क्वेश्चन ये, यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उतरा? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई आपका 1789 में, इसका मतलब 18वीं सदी में। यहाँ से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होनी चालू हुई और पूरे यूरोप में फैलते फैलते इसे लगभग 100 वर्ष का समय लगा। तो फ्रांस में, यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय होते होते टोटल 19वीं सदी आ चुकी थी। तो 19वीं सदी में पूरी तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक जैसे लोग, आपस में एक जैसी भाषा बोलने वाले, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एकता बनाए रखने के लिए जो भावना पैदा होती है वो राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कौन सी सदी में उभरा? तो इसका सही आंसर होगा 19वीं सदी। 9वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद जो है नेपोलियन की हार हुई थी। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन जो है फ्रांस से लड़ रहा था और अपोजिट में कौन कौन थे? 3 देश थे, ब्रिटेन, ठीक है, इटली और प्रशिया। इन तीनों के गठबंधन की एक सेना थी। इन तीनों देशों के गठबंधन की एक सेना थी जिसने फ्रांस को 1815 में हराया था। तो 1815 इसका सही आंसर होगा। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में बुक में एक अलग से मार्क करके बॉक्स में दिया हुआ है कि निरंकुशवाद क्या है। तो निरंकुशवाद की जो परिभाषा पढ़ेंगे उसमें ऐसा लिखा है, सरकार या शासन की व्यवस्था जिसकी किसी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, वो होता है निरंकुशवाद। तो इसका सही आंसर होगा निरंकुशवाद। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सुशासन की सरकार, या फिर आप ये बोल सकते हैं तानाशाही की सरकार, तो उसे आप बोल सकते हैं कि निरंकुशवाद की सरकार है ये। तो इसका सही आंसर होगा निरंकुशवाद। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन आए? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ क्या था? फ्रांस के लोगों में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, एक अपनापन का उदय हुआ। लोगों को आपस में जो रहते थे उनको लगा कि नहीं भाई हम सब एक ही हैं, मिलकर रहने लगे, एक झंडे के नीचे काम किया, फ्रांसीसी भाषा को अब वहाँ की राष्ट्रीय भाषा बनाएगी। तो चलिए देखते हैं वही इसका ऑप्शंस में क्या क्या है। तो फ्रांस में फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा बन गई, तो बिल्कुल सही, फ्रांस में राष्ट्रीय भाषा बनाई गई थी। नया तिरंगा झंडा पेश किया गया, 3 रंगों वाला नया झंडा पेश किया गया था 1789 की क्रांति के बाद। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। 1804 की नागरिक संहिता किसने पेश की थी? सत्ता पर किस प्रकार का अंकुश नहीं होता। तो 1804 की जो नागरिक संहिता है, वो नागरिक संहिता को हम एक और संहिता के रूप में जानते हैं जिसे बोलते हैं नेपोलियन की संहिता। क्या बोलते हैं? नेपोलियन की संहिता। तो जब नेपोलियन की संहिता ही इसका नाम है तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जो 1804 की नागरिक संहिता थी, इसके एक मुख्य बिंदु ये था कि जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिए जाते थे वो विशेष अधिकार को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था इस नागरिक संहिता से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। जोलावरिन क्या है? तो क्या हुआ, यूरोप में एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाने पे बहुत ज़्यादा इनको सीमा शुल्क देना पड़ता था। इस सीमा से उस सीमा पार करो तो सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई जो थी सीमा शुल्क संस्था। उस सीमा शुल्क संस्था का नाम था जोलावरिन। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे लिखा है राजनीतिक दल, सीमा शुल्क, तो सीमा शुल्क संघ, सीमा शुल्क संघ जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जोलावरिन एक सीमा शुल्क संघ। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का कारण था?
तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण यह था कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो होने वाले राजकुमार थे और उनकी पत्नी, उनका वध कर दिया गया था, वो वहाँ पे तत्कालिक कारण था। लेकिन इसमें यहाँ पे अभी ऑप्शन देखें जैसे कि पानी, परमाणु हथियार, बाल्कन का संघर्ष और भोजन, तो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया गया। तो कौन सा प्रथम युद्ध का, तो उससे पहले वहाँ पे बाल्कन जो था, वहाँ पे 1912 और 13 में बाल्कन में विश्व युद्ध हुआ था। तो इस बाल्कन का जो संघर्ष क्षेत्र है ये एक वजह यहाँ पे बन सकता है, तो इसलिए ये आंसर होगा बाल्कन का संघर्ष क्षेत्र। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।